हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। प्रेपोजिशंस। देखिए प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, कैसे वाक्य में इस्तेमाल होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, इन सब की हम लोग बात करेंगे। लेकिन प्रेपोजिशन शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए इंग्लिश में हम कोई भी सेंटेंस जब बनाते हैं तो दो तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। कुछ शब्दों को हम लोग कंटेंट वर्ड कह देते हैं, कुछ को कंटेंट वर्ड्स नाम दे दिया जाता है और कुछ शब्दों को स्ट्रक्चर वर्ड कह दिया जाता है। कुछ शब्दों को स्ट्रक्चर वर्ड कह दिया जाता है और कुछ शब्दों को कंटेंट वर्ड कहते हैं। देखिए स्ट्रक्चर वर्ड को फंक्शन वर्ड भी कह देते हैं। कुछ बुक्स में आपको फंक्शन वर्ड भी नजर आएगा। दो तरह के शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कंटेंट वर्ड्स का और स्ट्रक्चर वर्ड्स का। देखिए कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनके अंदर क्लियर मीनिंग होता है। ऐसे शब्द जो क्लियर मीनिंग देते हैं, हम लोग कह सकते हैं मूल अर्थ जिसमें निहित होता है, वो हमारे कंटेंट वर्ड्स कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जो ग्रामर की संरचना को सुधारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि कंटेंट वर्ड्स को जोड़ने के लिए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए जिनका इस्तेमाल होता है, वो हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स कहलाते हैं। हम इन्हें ग्रामेटिकल वर्ड्स भी कह सकते हैं। समझने के लिए आप इन्हें ग्रामेटिकल वर्ड्स कह सकते हैं, यानी वाक्य की संरचना को सुधारने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं या फिर कंटेंट वर्ड्स को जोड़ने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम स्ट्रक्चर वर्ड्स कह देते हैं। और ऐसे शब्द जिसमें मूल मीनिंग निहित होता है, वो हमारे कंटेंट वर्ड्स कहलाते हैं। कुछ सेंटेंस देखते हैं। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, अ स्टूडेंट पुट द नोवेल ऑन द टेबल। कौन से शब्द हैं जो वाक्य का मूल अर्थ आपको दे रहे हैं? जी हाँ, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? स्टूडेंट की। और उसने काम क्या किया? जी हाँ, रखने का। और क्या रखा उसने? नोवेल रखा। कहां पे रखा? टेबल पे रखा। तो ऐसे शब्द जिसमें मूल मीनिंग छुपा हुआ है, मेन अर्थ जिसकी हम बात करते हैं, वो शब्द हमारे कंटेंट वर्ड्स कहलाते हैं। तो यहां पर कंटेंट वर्ड कौन से हैं? जी हाँ, स्टूडेंट, पुट, नोवेल और टेबल, ये हमारे कंटेंट वर्ड हैं, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? स्टूडेंट की, नोवेल की और टेबल की। और इन तीनों के बीच में स्टूडेंट जिसने काम क्या किया है? जी हाँ, रखने का काम किया है। तो ये शब्द हमारे जो है, स्टूडेंट जो कि हमारा क्या है? नाउन। पुट जो है वो हमारी क्या है? मेन वर्ब। नोवेल जो कि हमारा क्या है? नाउन। और टेबल भी हमारा क्या है? नाउन। टेबल, नोवेल, पुट और स्टूडेंट, ये हमारे क्या है? कंटेंट वर्ड है। मूल मीनिंग यही देते हैं। इनके अंदर से एक भी शब्द अगर हट गया तो आपका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाएगा। यानी ऐसे शब्द जिनको हटाने पर मूल मीनिंग पे फर्क पड़ेगा, वो मीनिंग क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो हमारे कंटेंट वर्ड्स कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जिनको हटाने पर ग्रामर की संरचना गलत मानी जाती है, वो हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर अब स्ट्रक्चर वर्ड क्या है? जी हाँ, ए हमारा जो है ये स्ट्रक्चर वर्ड है, क्योंकि ये ग्रामर को सुधारने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ए हमारा क्या है? स्ट्रक्चर वर्ड। इसको आप डिटर्मिनर कहते हो। द हमारा क्या है? आर्टिकल, जिसको डिटर्मिनर ही कहा जाता है। ये भी ग्रामर की संरचना को सुधारने के लिए आया है, इस नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है। ऑन और द, ये भी क्या है? इस टेबल के लिए ही इस्तेमाल हुए हैं। यानी कि कंटेंट वर्ड जो होते हैं, मूल अर्थ वाले शब्द जो होते हैं, उन शब्दों के साथ स्ट्रक्चर वर्ड्स का इस्तेमाल करके संरचना को सही रखा जाता है, ग्रामर की संरचना को ठीक रखा जाता है। तो वो शब्द हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स कहलाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस जो हैं, ये स्ट्रक्चर वर्ड्स में शामिल किए जाते हैं। नीचे दूसरा सेंटेंस है, द चिल्ड्रन शाउटेड लाउडली इन द रूम। बच्चे जो थे रूम के अंदर काफी जोर से चिल्लाए। देखिए मूल मीनिंग कौन से शब्दों में है? कंटेंट वर्ड क्या है? देखिए कंटेंट वर्ड को अगर हटा देंगे तो वाक्य का अर्थ पूरा नहीं बन पाएगा, वो हमारे कंटेंट वर्ड्स हैं। देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं? चिल्ड्रन की। ये हमारा क्या है? कंटेंट वर्ड। शाउटेड मेन वर्ब है, काम किया उन्होंने शाउटेड का, ये भी हमारा क्या है? कंटेंट वर्ड। लाउडली, जोर से चिल्लाए, शाउटेड लाउडली, देखिए कंटेंट वर्ड्स है ये भी। और रूम, ये भी हमारा क्या है? कंटेंट वर्ड। बच्चों के चिल्लाने की बात हो रही है जोर से, वो भी रूम के अंदर, तो ये हमारे क्या है? कंटेंट वर्ड कहलाएंगे। अब इन कंटेंट वर्ड्स के साथ जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, वो हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स कहलाएंगे, क्योंकि वो इन कंटेंट वर्ड्स के साथ ग्रामर की संरचना को सुधारने के लिए आते हैं। जैसे चिल्ड्रन हमारा नाउन है, इस नाउन के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? जी हाँ, द एक डिटर्मिनर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर वर्ड है। कंटेंट वर्ड्स के साथ जो इस्तेमाल होते हैं वो हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स कहलाते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर वर्ड्स में शामिल होगा। उसके अलावा देखिए इन, ये भी हमारा क्या है? स्ट्रक्चर वर्ड ही कहलाएगा। द, ये भी हमारा क्या है? स्ट्रक्चर वर्ड ही कहलाएगा।
अब ये इन और द दोनों किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? जी हाँ, इस नाउन के लिए, इस रूम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कंटेंट वर्ड्स के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स कहलाते हैं। अब अगर स्ट्रक्चर वर्ड्स वाक्य के अंदर से हट जाएं तो ये कंटेंट वर्ड्स जो है आपस में नहीं जुड़ पाएंगे। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कंटेंट वर्ड्स को जोड़ने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स कहलाते हैं। यानी मूल मीनिंग जिन शब्दों में निहित होता है उनको जोड़ने का काम जो करते हैं वो हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं। और इन स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंदर कौन कौन से शब्द शामिल हो सकते हैं? जी हाँ, आर्टिकल्स हो सकते हैं, डिटरमिनर्स हो सकते हैं, प्रेपोजिशंस हो सकती हैं, कंजंक्शंस हो सकते हैं। ये हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स कहलाते हैं। अब प्रेपोजिशन जो है ये कंटेंट वर्ड है या स्ट्रक्चर वर्ड है? जी हाँ, प्रेपोजिशन जो है ये स्ट्रक्चर वर्ड माना जाता है। प्रेपोजिशन एक स्ट्रक्चर वर्ड होता है। देखिए, प्रेपोजिशन अगर वाक्य के अंदर से हट जाएगी तो कंटेंट वर्ड्स का आपस में संबंध जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जैसे पहला सेंटेंस था, अ स्टूडेंट पुट द नोवेल ऑन द टेबल। स्टूडेंट ने नोवेल को टेबल पे रखा। तो नोवेल और टेबल की स्थिति क्या है? नोवेल जो है टेबल के ऊपर है या नीचे है? जी हाँ, वो उसके ऊपर है और ऊपर भी छूती हुई अवस्था में है। इट मींस ये प्रेपोजिशन जो है इन कंटेंट वर्ड्स की स्थिति को स्पष्ट करने का काम कर रही है। तो हम लोग कह सकते हैं प्रेपोजिशन एक स्ट्रक्चर वर्ड है जो वाक्य के अंदर कंटेंट वर्ड्स की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे दूसरा सेंटेंस है, द चिल्ड्रन शाउटेड लाउडली इन द रूम। देखिए, बच्चों में और रूम के बीच में संबंध क्या है? इन कंटेंट वर्ड्स की स्थिति क्या है? बच्चे जो है रूम के बाहर हैं या उसके अंदर हैं? जी हाँ, इन रूम के वो अंदर है। यानी कि इन जो है प्रेपोजिशन जो है यहाँ पर अब क्या काम कर रही है? जी हाँ, कंटेंट वर्ड्स का आपस में संबंध क्या है, उनकी स्थिति क्या है, इस चीज को स्पष्ट करने के लिए हम लोग प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं प्रेपोजिशन इज ए स्ट्रक्चर वर्ड विच इज यूज्ड टू क्लियर द पोजीशन ऑफ द कंटेंट वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेपोजिशन वाक्य के अंदर से हट जाएगी तो उन शब्दों के आपस में स्थिति, उनकी पोजीशन आप क्लियर नहीं कर पाओगे, उनकी स्थिति के बारे में आपको सही तरीके से पता नहीं लग पाएगा। इसलिए हम लोग प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं प्रेपोजिशंस जो है वो स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं जो वाक्य में शब्दों के बीच में संबंध को स्थापित करने का काम करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे है। देखिए, प्रेपोजिशन क्या है इसके अंदर? जी हाँ, अंडर। ये हमारी क्या है? प्रेपोजिशन। अब ये अंडर जो है वो काम क्या कर रहा है? देखिए, कैट और टेबल ये हमारे कंटेंट वर्ड हैं। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? कैट और टेबल की। ये हमारे कंटेंट वर्ड्स कहलाएंगे। अब इन कंटेंट वर्ड्स की स्थिति क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, इस चीज को स्पष्ट करने का काम कौन सा शब्द कर रहा है? जी हाँ, अंडर। ये हमारी प्रेपोजिशन है जो कि कैट और टेबल दोनों की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इस्तेमाल हुई है। अगर इस अंडर को हटा करके हम यहाँ पर ऑन का प्रयोग कर दें तो इनकी स्थिति बदल जाएगी। बिल्ली की स्थिति जो है वो टेबल के ऊपर हो जाएगी और अगर अंडर करेंगे तो उसकी स्थिति बदल के नीचे हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं प्रेपोजिशन जो है एक स्ट्रक्चर वर्ड है जो वाक्य के अंदर अलग अलग शब्दों में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेपोजिशन का काम क्या है? अलग अलग शब्दों के अंदर पोजीशन को क्लियर करना, उनकी स्थिति को स्पष्ट करना। नीचे वाला सेंटेंस देखिए, द फैन इज ओवर माई हेड। देखिए, हम बात किसकी कर रहे हैं? कंटेंट वर्ड क्या है? जी हाँ, फैन और माई हेड कंटेंट वर्ड है। देखिए, फैन और माई हेड के बीच में पोजीशन क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उनमें संबंध क्या है, इस चीज को स्पष्ट करने का काम कौन कर रहा है? जी हाँ, ओवर। कि फैन जो है वो मेरे सिर के ऊपर है। देखिए, ओवर के स्थान पर अगर मैं ऑन बदल दूं, प्रेपोजिशन अगर मैं बदल दूं तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि फैन जो है मेरे सिर के ऊपर तो है लेकिन छूती हुई अवस्था है, सर के ऊपर छू रहा है, ऐसी स्थिति को शो करना है तो ऑन का यूज करेंगे। लेकिन फैन और सिर के बीच में एक गैप है, दोनों आपस में टच नहीं है, इस चीज को दर्शाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है? ओवर का इस्तेमाल किया है। इट मींस हम लोग कह सकते हैं प्रेपोजिशन जो है वो अलग अलग शब्दों के साथ स्थिति को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस तरीके से प्रेपोजिशन जो है वो काम क्या कर रही है? जी हाँ, वाक्य के अंदर जो कंटेंट वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं इनका आपस में संबंध को क्लियर करती है, इनकी स्थिति को वो स्पष्ट करने का काम करती है। तो हम लोग कह सकते हैं प्रेपोजिशंस आर स्ट्रक्चर वर्ड्स। प्रेपोजिशन जो है वो स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं that are used, जिनका प्रयोग किया जाता है टू शो द पोजीशन, उनकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ऑफ कंटेंट वर्ड्स। वाक्य में जो कंटेंट वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उनका आपस में संबंध क्या है, इस चीज को स्पष्ट करने के लिए हम लोग प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक स्ट्रक्चर वर्ड्स है।
वाक्य में जो कंटेंट वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उनका आपस में संबंध क्या है, इस चीज को स्पष्ट करने का काम कौन करता है? जी हाँ, प्रेपोजिशंस करते हैं। तो प्रेपोजिशंस हमारे स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं जो कि वाक्य की संरचना को सुधारने के लिए, कंटेंट वर्ड्स का संबंध स्पष्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रेपोजिशंस जो अब आप पढ़ेंगे वो आप दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी होंगी जो अकॉर्डिंग टू द रूल्स चलती हैं, कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी होती हैं जो किसी प्रकार के रूल्स को फॉलो नहीं करती, वो फिक्स्ड होती हैं, आप उन्हें फिक्स्ड प्रेपोजिशंस कह सकते हैं। कुछ प्रेपोजिशंस फिक्स होती हैं, अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग प्रेपोजिशंस को फिक्स कर दिया गया है, जो कि आप एक वोकैब के तौर पर आप पढ़ेंगे, यानी आप वोकैबुलरी के तौर पे उन्हें रट भी सकते हैं। उन प्रेपोजिशंस में कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होते। और कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी होती हैं जो अकॉर्डिंग टू द रूल्स चलती हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक्स चलती हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कोई भी सतह है उसके ऊपर अगर छूती हुई अवस्था है तो इसको शो करने का काम किसका है? जी हाँ, ऑन का। किसी भी सतह के नीचे अगर बात करनी है तो ये काम किसका है? हमारा, जी हाँ, अंडर का। तो इस तरीके से कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी होंगी जो आपके रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक चलेंगी, लॉजिक के साथ चलेंगी, लेकिन काफी प्रेपोजिशंस ऐसी भी हैं जो किसी रूल्स को फॉलो नहीं करती, वो फिक्स होती हैं। कुछ शब्दों के साथ उन प्रेपोजिशंस को फिक्स कर दिया गया है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है यू हैव टू बी पेशेंट द स्मॉल चिल्ड्रन। यू हैव टू बी पेशेंट। देखिए पेशेंट यहां पर क्या है? जी हां, पेशेंट का मतलब यहां धैर्य से है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा या धैर्यवान होना पड़ेगा। द स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के साथ। देखिए छोटे बच्चों के प्रति या छोटे बच्चों के साथ आपको धैर्यवान होना पड़ेगा, यानी धीरज रखना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना होगा। देखिए पेशेंट के साथ अब कौन सी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा? देखिए ब्लैंक छोड़ा गया है, खालिस्तान है आपके सामने, यहां कौन सी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करें? देखिए अब यहां पर कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होंगे। पेशेंट जो शब्द है ये अपने साथ में विद लेता है, इसके साथ फिक्स कर दिया गया है, विद का ही यूज होगा। पेशेंट विद समबडी या समथिंग, किसी चीज के साथ धैर्य रखना या किसी चीज के प्रति धैर्य रखना, वो हमारा विद ही बनता है। पेशेंट विद लेता है हमेशा। तो अब आपको ये चीज अलग से पढ़नी होगी, एक वोकैबुलरी के तौर पर इसको आपको रटना भी आप कह सकते हैं। पेशेंट विद समबडी या समथिंग, किसी चीज के प्रति धैर्य रखना या किसी व्यक्ति के प्रति धैर्य रखना, वो विद से ही जुड़ता है, इसलिए यहां पर अब विद का ही प्रयोग होगा। यहां कोई रूल्स रेगुलेशन लॉजिक फॉलो नहीं होगा। सेकेंड सेंटेंस है वी वर सरप्राइज्ड, हम लोग काफी सरप्राइज थे, टू सी, ये देख करके, दैट की शी वॉज पार्टिसिपेटिंग द कॉन्टेस्ट, कि वो कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा ले रही थी। देखिए पार्टिसिपेट है किसी चीज में हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट अपने साथ इन लेता है, पार्टिसिपेट इन समथिंग, पार्टिसिपेट भागीदारी करना या हिस्सा लेना पार्टिसिपेट कहलाता है। और किसी चीज में हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट हमेशा इन का प्रयोग लेते हैं, तो यहां पर हम क्या भरेंगे? जी हाँ, पार्टिसिपेट इन समथिंग, participating in the contest. We were surprised to see that she was participating in the contest. Participate जहां भी आपको दिखेगा वो हमेशा क्या लेगा? इनका ही प्रयोग लेगा। तीसरा सेंटेंस है he is pleased, वो खुश है मी, मुझसे। देखिए pleased का मतलब होता है खुश होना। he is pleased me, वो मुझसे खुश है। देखिए किसी व्यक्ति से खुश होना, वो pleased के साथ हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, ये भी हमेशा with का ही प्रयोग लेता है। किसी व्यक्ति से खुश होना, उससे प्रसन्न होना, प्लीज्ड विद समबडी होता है। हम जिस भी व्यक्ति से आप खुश हो उस व्यक्ति का नाम विद से जोड़ दिया जाएगा, प्लीज्ड विद समबडी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर पेशेंट अपने साथ हमेशा क्या लेगा? विद। पार्टिसिपेट हमेशा क्या लेता है? इन। और प्लीज्ड हमेशा क्या लेगा? किसी व्यक्ति से खुश होना, प्लीज्ड विद समबडी होता है। तो ये फिक्स प्रेपोजिशंस हैं, यहाँ कोई रूल्स फॉलो नहीं होते। और एग्जाम में ये फिक्स प्रेपोजिशंस काफी ज्यादा देखे जाते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके इन फिक्स प्रेपोजिशन से ही आते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ सेंटेंस और हैं आपके सामने। फर्स्ट है he did not answer my question, सेकंड है he had no answer my question। देखिए दोनों ही सेंटेंस में आंसर के बाद में खालिस्तान छोड़ा हुआ है, आपके लिए ब्लैंक है। फर्स्ट सेंटेंस he did not answer my question, उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा? सेकंड है he had no answer, उसके पास जवाब नहीं था, my question मेरे प्रश्न का। दोनों में ही हमने आंसर का यूज किया है। देखिए आंसर के साथ भी प्रेपोजिशन फिक्स होता है, लेकिन अब हम यहाँ पे पहले आंसर की संरचना चेक करेंगे, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक करेंगे। देखिए ऊपर वाले में आंसर क्या बनकर यूज हुआ है? जी हाँ, डिड को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो इस वक्त आंसर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है।
नीचे वाले में ही हैड नो आंसर, उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब आंसर हमारा जवाब क्या बनकर यूज हुआ है? जी हाँ, हमारा ये नाउन बनकर यूज हुआ है। तो इस तरीके से शब्द का स्वरूप भी प्रेपोजिशन में अंतर डाल सकता है। आपको काफी बार ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो शब्द वाक्य में क्या बनकर इस्तेमाल होता है। काफी सारे शब्द जो हैं नाउन बनकर जब यूज होंगे तो अलग प्रेपोजिशंस लेंगे, वर्ब बनकर यूज होंगे तो वो अलग तरीके से इस्तेमाल होंगे। काफी शब्द जो हैं वो अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग प्रेपोजिशंस भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, ही डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए आंसर वर्ब बन रहा है, और जब आंसर वर्ब बनता है तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। डायरेक्ट हम लोग आंसर समबडी या समथिंग कहते हैं। किसी चीज का जवाब देना या किसी व्यक्ति को जवाब देना, कोई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता एज ए वर्ब, एक वर्ब के तौर पर। तो हम यहाँ पर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेंटेंस हमारा सही है। ही डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन सेकंड सेंटेंस को देखिएगा, ही हैड नो आंसर, उसके पास जवाब नहीं था माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्न का। देखिए अब आंसर क्या बन रहा है? जी हाँ, नाउन बन रहा है। और अगर आंसर नाउन बनता है तो ये हमेशा क्या लेता है? टू का प्रयोग लेता है। आंसर टू समथिंग, किसी चीज का जवाब आंसर टू समथिंग होता है, हमेशा टू के साथ जुड़ता है। मेरे सवाल का जवाब आंसर टू माई क्वेश्चन, इस प्रश्न का जवाब आंसर टू दिस क्वेश्चन। जब ये नाउन बनेगा तो हमेशा क्या लेगा? टू का ही यूज लेगा। अब हमारा सेंटेंस सही है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, शब्द का रूप भी प्रेपोजिशन में अंतर ला सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज एंग्री यू, वो तुमसे नाराज है। नीचे वाला सेंटेंस है, शी इज एंग्री योर डिले, वो तुम्हारी डिले मतलब देरी से नाराज है, यानी कि तुम्हारे देरी से आने की वजह से नाराज है। देखिए एंग्री जो है ये दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है। किसी व्यक्ति से नाराज होना एंग्री विद समबडी होता है। अगर किसी व्यक्ति से आप नाराज हो तो उस व्यक्ति से पहले विद का प्रयोग होगा। लेकिन अगर आप व्यक्ति नहीं किसी चीज से नाराज हो तो एंग्री एट समथिंग होता है। समथिंग, किसी चीज पर नाराज होना, तो उससे पहले हम लोग एट का यूज करते हैं। अब ऊपर वाले सेंटेंस में देखिएगा, शी इज एंग्री यू, वो तुमसे नाराज है। यू क्या है? समबडी है या समथिंग है? जी हाँ, समबडी कोई व्यक्ति है। और व्यक्ति के साथ क्या इस्तेमाल होगा एंग्री के साथ? जी हाँ, विद। शी इज एंग्री विद यू, वो तुमसे नाराज है। नीचे वाले सेंटेंस में शी इज एंग्री योर डिले। अब यहां पर योर डिले ये कोई व्यक्ति है या किसी चीज पर नाराज है? जी हाँ, योर डिले तुम्हारे देरी से आना इस कारण से नाराज है, इट मींस समथिंग है। तो यहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, एट का यूज करेंगे। शी इज एंग्री एट योर डिले, वो तुम्हारी देरी से नाराज है। तो एंग्री विद समबडी और एंग्री एट समथिंग होता है। तो इस तरीके से प्रेपोजिशन जो है अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होती है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ सेंटेंस आपके सामने है, he emphasized the value of time। देखिए emphasize जोर देना या दबाव देना। he emphasized, उसने जोर दिया, the value of time, समय की कीमत पर। देखिए emphasized क्या बनकर यूज हुआ है? जी हाँ, verb बनकर यूज हुआ है। नीचे वाला सेंटेंस है, he gave emphasis, उसने दबाव दिया, the value of time, समय की कीमत पर। देखिए अब emphasis क्या बनकर इस्तेमाल हुआ है? दबाव या जोर। अब ये नाउन का काम कर रहा है, verb तो हमारी क्या है? गिव है। देखिए एम्फेसाइज्ड ऊपर वाले में वर्ब बन रहा है और नीचे वाले में नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। देखिए एम्फेसाइज जब वर्ब बनता है तो ये कुछ भी प्रयोग नहीं लेता, हम यहां पर कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे। एम्फेसाइज समथिंग, सेंटेंस हमारा सही है। ही एम्फेसाइज द वैल्यू ऑफ टाइम, सेंटेंस सही है। वर्ब के तौर पर एम्फेसाइज प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं लेता। सेकंड है, ही गिव एम्फेसिस, उसने जोर दिया। किस चीज पर जोर दिया? द वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत पर। देखिए एम्फेसिस अब ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और जब ये नाउन बनता है तो हमेशा अपने साथ क्या लेता है? जी हाँ, ऑन का यूज लेता है। एम्फेसिस ऑन समथिंग, किसी चीज पर दबाव डालना या जोर देना। सेंटेंस अब ये भी सही है। तो ध्यान रखिएगा, एम्फेसाइज समबडी या समथिंग वर्ब के तौर पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं लेगा, लेकिन एम्फेसिस ऑन समथिंग या समबडी होता है, यानी किसी चीज पर जोर देना। नाउन के तौर पर वो हमेशा क्या लेगा? ऑन का ही यूज लेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही स्ट्रेस्ड, उसने जोर दिया, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, समय के महत्व पर। नीचे वाला सेंटेंस है, ही गेव स्ट्रेस, उसने जोर दिया, दबाव दिया, द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, समय के महत्व पर। देखिए स्ट्रेस नीचे वाले में क्या बन रहा है? नाउन, और ऊपर वाले में क्या बन रहा है? वर्ब। स्ट्रेस भी एम्फेसाइज की तरह ही इस्तेमाल होता है, वर्ब के तौर पर ये कुछ भी नहीं लेता। सेंटेंस हमारा सही है। ही स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम।
लेकिन नीचे वाले में नाउन बन रहा है और नाउन के तौर पर स्ट्रेस का मतलब भी वही है, दबाव देना, जोर देना, जो कि एम्फेसिस दे रहा है। इट मींस स्ट्रेस भी जो है वो क्या लेगा नाउन के तौर पर, ऑन का ही प्रयोग लेगा। सेंटेंस अब हमारा सही है। एम्फेसिस और स्ट्रेस एक ही तरीके से इस्तेमाल हुए हैं। वर्ब के तौर पे ये कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन नाउन के तौर पर ये क्या इस्तेमाल लेंगे, जी हाँ, ऑन का प्रयोग लेंगे। और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, देयर इज एन अर्जेंट नीड यू एंड मेडिकल फैसिलिटीज। एन अर्जेंट नीड, बहुत ही आवश्यकता है, यू तुम्हारी और मेडिकल फैसिलिटीज की, तुम्हारी और मेडिकल फैसिलिटीज की हमें आवश्यकता है। देखिए नीड अपने साथ क्या लेता है, किसी चीज की आवश्यकता होना, नीड फॉर समथिंग होता है, नीड फॉर समथिंग या समबडी, किसी व्यक्ति की आवश्यकता होना, नीड फॉर समबडी, किसी वस्तु की आवश्यकता होना, नीड फॉर समथिंग होता है। तो इस ऊपर वाले सेंटेंस में क्या हो जाएगा, जी हाँ, नीड फॉर। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर यू एंड मेडिकल फैसिलिटीज। सेकेंड सेंटेंस है, यू डोंट नीड, तुम्हें आवश्यकता नहीं है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलने की, एट नाइट, रात को। देखिए नीड फॉर समबडी या समथिंग होता है, किसी चीज की आवश्यकता होना, लेकिन अगर कोई क्रिया है, वर्ब अगर दे रखी है, तो नीड टू डू समथिंग होता है। नीड के साथ फिर हम लोग टू का यूज करते हैं, नीड के बाद में टू और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस में क्या इस्तेमाल हो जाएगा, यू डोंट नीड, आगे ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मौजूद है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ, टू का यूज करेंगे, नीड टू डू समथिंग, यानी नीड के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अगर वर्ब है तो हम टू का ही यूज करेंगे। तो यहां पर ओपन हमारी वर्ब थी, यू डोंट नीड टू ओपन द डोर, तुम्हें दरवाजा खोलने की आवश्यकता नहीं है, एट नाइट, रात को। अगर वर्ब नहीं होती, किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का नाम होता तो हम क्या इस्तेमाल करते, जी हाँ, फॉर का इस्तेमाल करते, लेकिन यहां पर वर्ब है इसलिए हमने किसका इस्तेमाल किया है, टू का इस्तेमाल किया है। सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट है, वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं, द डेंजर, खतरे के बारे में, स्मोकिंग, स्मोकिंग के, हम सभी को स्मोकिंग का खतरा पता है। देखिए डेंजर क्या बनकर यूज हुआ है, नाउन, और नाउन से पहले आर्टिकल है। सेकंड सेंटेंस है, रेकलेस ड्राइवर्स, देखिए रेकलेस होते हैं लापरवाह या बेपरवाह ड्राइवर्स जो हैं, आर ए डेंजर सोसाइटी, वो सोसाइटी के लिए खतरा है। देखिए डेंजर यहां भी क्या बनकर इस्तेमाल हुआ है, जी हाँ, नाउन के तौर पर ही इस्तेमाल हुआ है। ए हमारा क्या है, आर्टिकल यानी कि डिटर्मिनर है। देखिए दोनों में ही डेंजर जो है नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फिर भी अब दोनों में प्रेपोजिशंस अलग अलग ही होगी। देखिए वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं, द डेंजर, उस खतरे के बारे में, स्मोकिंग यानी धूम्रपान के खतरे के बारे में हम सब लोग जानते हैं। किसी चीज का खतरा होना, उस अर्थ में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है, ऑफ का यूज होता है। किसी चीज का खतरा होना, डेंजर ऑफ समथिंग, लेकिन किसी चीज के लिए खतरा होना, उस अर्थ में हम लोग टू का यूज करते हैं। जैसे नीचे वाला सेंटेंस है, रेकलेस ड्राइवर्स, लापरवाह ड्राइवर्स जो हैं, आर ए डेंजर, वो खतरा है, किस चीज के लिए खतरा है, सोसाइटी के लिए खतरा है। तो जिस चीज के लिए खतरा है वहां हम लोग फिर टू का इस्तेमाल करेंगे। किसी चीज का खतरा होना, डेंजर ऑफ स्मोकिंग, और किसी चीज के लिए खतरा होना, डेंजर टू समथिंग या समबडी होता है। सेंटेंस दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। तो इस तरीके से सेंटेंस को आराम से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इत्मीनान से उसमें प्रेपोजिशंस का प्रयोग कीजिएगा, जल्दीबाजी यहां पर मत कीजिएगा। और सेंटेंसेस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, द पुलिस आर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन द केस, पुलिस जो है वो इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए इन्वेस्टिगेशन क्या बनकर इस्तेमाल हुआ है, जी हाँ, नाउन, और नाउन से पहले आर्टिकल का यूज भी हुआ है। देखिए इन्वेस्टिगेशन जब नाउन बनता है तो वो हमेशा क्या लेगा, जी हाँ, इनटू का प्रयोग लेता है। इन्वेस्टिगेशन इनटू समथिंग, किसी चीज की जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेशन करना, नाउन के तौर पे हम इनटू का यूज करेंगे। नीचे वाला सेंटेंस है, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है केस को। यहां पर इन्वेस्टिगेशन क्या बनकर यूज हुआ है, जी हाँ, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और जब इन्वेस्टिगेशन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है तो हम लोग कुछ भी प्रयोग नहीं करते, सीधा सीधा इन्वेस्टिगेट समथिंग होता है, किसी चीज की जांच करना। अब आपको प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। नेक्स्ट है, ही रीच्ड द स्टेशन, वो स्टेशन पर पहुंच गया था। देखिए रीच के साथ हम लोग किसी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग सीधा सीधा रीच समवेयर कहते हैं। जिस भी स्थान पर आप पहुंचोगे, रीच के बाद में सीधा उस स्थान का नाम आएगा, प्रेपोजिशन का प्रयोग हम लोग नहीं करते। नेक्स्ट है, ही अराइव्ड द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंच गया। देखिए अराइव्ड के साथ आप एट का प्रयोग भी कर सकते हो, इन का प्रयोग भी कर सकते हो। दोनों में अंतर क्या है, वो हम लोग जब एट और इन को आपस में कंपेयर करेंगे तो वहां इसकी बात करेंगे।
अराइव्ड के साथ आप प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हो, और यहां पे स्टेशन के लिए हमेशा एट का ही यूज होगा, ही अराइव्ड एट द स्टेशन। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स और हैं आपके सामने। फर्स्ट है मोहन इज गुड हर मदर। मोहन जो है वो गुड है, अच्छा है, हर मदर उसकी मां के प्रति। किसी व्यक्ति के प्रति अच्छा बर्ताव करना, उसके प्रति दयालुता रखना, उस अर्थ में गुड अपने साथ हमेशा टू का यूज लेता है। उस अर्थ में हम लोग गुड टू समबडी कहते हैं। समबडी से पहले टू का यूज होता है। किसी के प्रति दयालुता रखना, किसी के प्रति अच्छा बर्ताव रखना गुड टू समबडी कहलाता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोहन इज गुड टू हर मदर। मोहन अपनी मां के प्रति काफी अच्छा व्यवहार करता है, उसके प्रति काफी दयालुता रखता है। उस अर्थ में गुड टू समबडी ही होगा। नेक्स्ट है मोहन इज गुड इंग्लिश। मोहन जो है वो इंग्लिश में काफी अच्छा है। देखिए किसी चीज में स्किलफुल होना यानी कुशलता रखना, उस अर्थ में गुड हमेशा अपने साथ एट लेता है। उस अर्थ में हम लोग गुड एट समथिंग करते हैं। तो यहां पर समथिंग के स्थान पर क्या है, जी हां इंग्लिश, और गुड के बाद में अब क्या इस्तेमाल हो जाएगा, जी हां एट। मोहन इज गुड एट इंग्लिश। मोहन जो है वो इंग्लिश में कुशल है, उस अर्थ में हम लोग गुड एट का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज इज गुड मोहन। एक्सरसाइज जो है मोहन के लिए काफी अच्छी है। अब यहां मीनिंग लाभदायक से है कि एक्सरसाइज जो है वो मोहन के लिए काफी लाभदायक है, उसके लिए फायदेमंद है। तो लाभदायक होना, फायदेमंद होना, उस अर्थ में हम गुड फॉर करते हैं। गुड फॉर समबडी, किसी के लिए कोई चीज लाभदायक होना, बेनिफिशियल होना, गुड फॉर वो अर्थ देता है, इसलिए यहां पर हम गुड फॉर का इस्तेमाल करेंगे। गुड फॉर मोहन, मोहन के लिए काफी फायदेमंद है। नेक्स्ट है मोहन इज गुड हिज हैंड्स। मोहन जो है वो गुड अच्छा है, हिज हैंड्स। देखिए यहां अर्थ क्या है, जी हां कि वो काम को करने में एक्सपर्ट है, यानी कि उसके हाथों में सफाई है, बड़ी दक्षता पूर्वक कोई काम करना, हाथ की सफाई जिसको हम कह देते हैं, वो गुड विद कहलाता है। दक्षता पूर्वक कोई काम करना, हाथ की सफाई होना गुड विद कहलाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोहन इज गुड विद हिज हैंड्स। मोहन जो है उसके हाथों में चपलता है, उसके हाथों में सफाई है, काफी दक्षता पूर्वक वो कार्य को करता है। तो गुड जो है वो अलग अलग अर्थ में अलग अलग मीनिंग देगा। किसी के प्रति अच्छा बर्ताव करना, गुड टू समबडी। किसी चीज में एक्सपर्ट होना, कुशलता रखना, गुड एट समथिंग। यहां कुशलता रखने का मतलब स्किल होना, नॉलेज रखना। लाभदायक होना, बेनिफिशियल होना, गुड फॉर। और बड़ी सफाई से कोई दक्षता पूर्वक कार्य करना, गुड विद लेता है। तो इस तरह से प्रेपोजिशन जो है अलग अलग अर्थ देने के लिए एक ही शब्द के साथ अलग अलग रूपों में भी इस्तेमाल हो सकती है। तो ये जितनी भी प्रेपोजिशंस हमने पढ़ी थी ये सब फिक्स्ड हैं, हम उन्हें फिक्स्ड प्रेपोजिशंस भी कह सकते हैं। यहां कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होंगे, ये फिक्स प्रेपोजिशंस हैं। अलग अलग शब्दों के साथ वो अलग अलग अर्थ देने के लिए उनको फिक्स कर दिया गया है। ये फिक्स प्रेपोजिशंस कहलाती हैं, जो आपको अलग से पढ़नी ही होंगी। जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हो आप इनको पढ़िएगा, जितना ज्यादा एक्सरसाइज आप कर सकते हो आप इनकी एक्सरसाइज कीजिएगा। और एग्जाम में ज्यादातर जो है फिक्स प्रेपोजिशंस ही आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।